बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज पंजाब असम्बली में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक रुकन ने दूसरे रुकन को थप्पड़ मार दिया। जो इस वाक़े की वीडियो है उसको अगर आप देखें तो साफ नज़र आ रहा है कि दोनों ही जो MPA साहिबान हैं वो एक दूसरे पे हमलावर हुए, लेकिन आखिर में फिर जो अपोजिशन वाला है उसका जो हाथ है वो हुकूमत वाले जो मुअज़्ज़ज़ रुकन हैं उनके चेहरे तक पहुंच गया, जो कि नहीं पहुंचना चाहिए था। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इस किस्म का वाक़या जो है ये पहले भी हम देख चुके हैं, सिर्फ पंजाब असम्बली में नहीं बल्कि कौमी असम्बली में भी देख चुके हैं। और इससे जो सियासतदान हैं वो सिर्फ एक पार्टी जो है उसका इमेज ख़राब नहीं होता, तमाम सियासी जमातों का इमेज ख़राब होता है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने इसी पंजाब असम्बली के जो अपोजिशन लीडर हैं मलक अहमद फजर साहब डिस्क्वालीफाई कर दिया, और एक MNA जो हैं तहरीक इंसाफ के अहमद चट्टा साहब उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया है। और चंद दिन पहले हमारे प्रोग्राम में बैरिस्टर गौहर अली खान मैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने ये ख़दशा ज़ाहिर किया था कि उनके तकरीबन 75 के करीब जो अरकान कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और अरकान सेनेट हैं उनके सरों पर नाअहली की तलवार लटक रही है। तो ये सारी सूरत हाल है, और एक तरफ सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जिरगे जो हैं वो ख़वातीन के कत्ल का हुक्म दे रहे हैं। कोयटा और थरपारकर के बाद अब रावलपिंडी जैसे शहर में भी एक लड़की जो है उसको जिरगे के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया है, जिससे कि पता चलता है कि पाकिस्तान में कानून जो है वो काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा है। और ये कानून की जो कमज़ोरी है ये इस हद तक पहुंच गई है कि अब इस्लामाबाद में जो गधे हैं उनका गोश्त भी जो है वो बरामद हो रहा है। तो गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा शजरा मनसब साहिबा, वज़ीर ममलकत बराए मौसमियाती तब्दीली मलक आमिर डोगर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में, और आज हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के नायब सदर जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब। इनको इसलिए बुलाया कि 31 जुलाई को एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जा रही है। शजरा साहिबा ये बताएं कि ये जो पंजाब असम्बली में एक अफसोसनाक वाक़या है, इससे आपको नहीं लगता कि सियासतदान जो हैं वो एक क्लास के तौर पे, एक तबके के तौर पे पहले ही उन पर बहुत सी बातें की जाती हैं, मज़ीद बदनाम होंगे? जी, बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब आपका प्रोग्राम में बुलाने के लिए। देखिए, इस किस्म के वाक़यात नहीं होने चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं कि सियासतदानों के बारे में वैसे ही बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। लोग समझते हैं कि पता नहीं सियासतदान बैठ के क्या कर रहे होते हैं, हालांकि हकीकत ये कि सियासतदान ज़्यादातर यही कोशिश कर रहे होते हैं कि वो आवाम के लिए अपने आप को हाज़िर रखें, आवाम की खिदमत करें। जो हल्के की पॉलिटिक्स होती है ना, उसमें सियासतदान जो होता है वहाँ के MNA MPA वो एक सॉर्ट ऑफ अ विंडो टू ऑल चीज़ें होता। लेकिन इस किस्म के वाक़यात मेरा ख्याल है अनफॉर्चुनेट है, नहीं होने चाहिए। अब इसका वाक़े का क्योंकि हमें पता नहीं कि बैकग्राउंड क्या है, हाँ, इसलिए हम किसी को ब्लेम तो अभी नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि बातचीत के साथ अच्छे तरीके से, अच्छे लहजे से, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको ज़रूर हल किया जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जब से PTI इस मुल्क में आई है एज अ जमात, तब से लहजों के अंदर भी जो है एक बदसूरती और एक लड़ाई और एक पर्सनल सियासत को पर्सनल लेवल पे ले जाना अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में आ चुका है, हमारी सियासत का हिस्सा बन चुका है, जो इससे पहले ऐसा कम होता था। अच्छा, आमिर डोगर साहब, अगर आज पंजाब असम्बली में ये PTI का रुकन जो है वो एक हमला ना करता हुकूमती रुकन पे, तो हम ये डिस्कस करते कि अहमद फजर साहब और अहमद चट्टा साहब को जो नाअहल करार दिया गया है सही हुआ या गलत हुआ है। लेकिन अब तो हम वो जो थप्पड़ है उसी को डिस्कस करेंगे। मीर साहब, आज एहतजाज हो रहा था पंजाब असम्बली में। अहमद खान बच्चर साहब जो अपोजिशन लीडर हैं उनको एक झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में नाअहल करके सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। इसी तरह अहमद चट्टा साहब जो हमारे गुजरांवाला से कौमी असम्बली के मेंबर हैं, और गुजरांवाला से ये तीसरे MNA हैं जो शिकार हुए हैं। ये अवामी मैंडेट की तौहीन तो अपनी जगह कि तीसरे MNA से पहले एहसान विर्क साहब, फिर बिलाल इजाज साहब और अहमद चट्टा साहब, जिनको पिछले 2-3 महीने में नाअहल करार दे दिया गया। हम जब एहतजाज करते हैं और अवामी मैंडेट की आप तौहीन करते हैं कि 26वीं तरमीम के ज़रिए आप अदालतों को अपने ताबे बना के
स्पीडी ट्रायल के ज़रिए हमारे अरकान को नाअहल करते हैं और आवाम के मैंडेट की तौहीन करते हैं, तो उस एहतजाज का, और फिर आप हमें असम्बली में एहतजाज भी करने नहीं देते, और उस एहतजाज पर जो नारेबाजी और जो रिएक्शन आया, ये उसका रिएक्शन है। बिल आखिर ये वो रिएक्शन है जो पंजाब के अंदर पंजाब पुलिस हमारे अरकान असम्बली के साथ कर रही है, इलेक्शन कमीशन हमारे साथ कर रहा है, और अदालतें हमारे साथ कर रही हैं। हमें तो हर जगह से क्रश करके बिल्कुल दीवार के साथ लगाया जा रहा है, और अगर हम एहतजाज करें तो फिर हमारे साथ हाथापाई होती है। जब हाथापाई में तो फिर ये नहीं देखा जाता कि थप्पड़ किधर से आया और किधर चला गया। मैं ज़ाती तौर पर इस वाक़या और इस तरह के वाक़यात का कभी हामी नहीं रहा, और साफ़ सुथरी सियासत का हामी हूँ, लेकिन यहाँ ना सियासत रही, ना यहाँ कोई यहाँ जिसको कहते हैं ना कोई जमहूरियत है, और ना यहाँ कोई अवामी मैंडेट है। यहाँ तो हर चीज़ की नफ़ी करके एक शख्स को और इसकी एक जमात को ताकत के ज़ोर के ऊपर आप निशान इबरत बना रहे हैं। ये वक्त तो गुजर जाएगा। क्या आप माजी के फ़ैसलों से आपने सबक सीखा कि माजी में जब आपने ऐसा कुछ हुआ तो क्या हुआ? बिल आखिर किरदार ज़िंदा रहा, नज़रिया ज़िंदा रहा, और सब चले गए, और रहे तो वही लोग जो सामने खड़े रहे और डट कर रहे और तारीख़ का वो हिस्सा बन गए। जी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, अब आपकी जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है उसने आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई है 31 जुलाई को, तो अब ये जो वाक़या हुआ पंजाब असम्बली में, तो इससे तो आप ये नहीं समझते कि हुकूमत जो है उसका नैरेटिव मजबूत हुआ है कि तहरीक इंसाफ जो है वो वायलेंस पर यकीन रखती है? शुक्रिया मीर साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे सियासी माहौल में बहुत तलखी आ चुकी है, गली महल्लों के लेवल तक लोग पोलराइज हो चुके हैं। लेकिन ये पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है, और ना ही किसी असेंबली के अंदर ये होने वाला पहला वाक़या। हाँ, आपको याद होगा, मैंने तो पढ़ रखा है, एक रेफरेंस आप जब ये गुफ्तगू कर रहे थे फ़ौरन ज़हन में आया, इंटरनेट पर सर्च किया। 1958 में ढाका में एक प्रोविंशियल असम्बली के इजलास में वहाँ के जो डिप्टी स्पीकर थे शाहिद अली साहब, इजलास चल रहा था और इसी तरह हुकूमत और अपोजिशन की वहाँ पर गर्मा गर्म बहस हुई, बहस लड़ाई में तब्दील हुई। तो एक मेंबर ने पेपर वेट्स जो रखे जाते थे कागज़ के ऊपर, वो उठाकर मारा और वो डिप्टी स्पीकर साहब को लगा, और डिप्टी स्पीकर साहब की उस वक्त वफात हो गई। उस वक्त नहीं हुई, वो काफ़ी देर अस्पताल में भी रहे। तो इसकी असेंबलियों के अंदर, और फिर उसके बाद पाबंदी लग गई कि कोई पेपर वेट और कोई इस तरह की शय या कोई बोतल या कोई ग्लास या कोई कप उधर टेबल के ऊपर सामने नहीं पड़ा होना चाहिए। तो हम उसके कुछ अरसे के बाद फिर मार्शल लॉ लग गया। उसके कुछ अरसे के बाद फिर मार्शल लॉ भी लग गया। तो ये एक तवील इस चीज़ की तारीख है। हम दुनिया भर की असेंबलियों के अंदर देखते हैं, जापान के अंदर जब भी कभी वहाँ के इजलासों की अक्सर औकात साल में 1-2 दफ़ा वो फुटेजेस देखने को मिलती हैं कि गुथम गुथा हो जाते हैं आपस में ट्रेजरी और अपोजिशन। नहीं होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ फ्रैंकली हम माहौल को बहुत तल्ख बना चुके हैं और बहुत पोलराइज हो चुका है। इसी वजह से शायद लोगों के दिलों में सियासत से एक उकताहट भी पैदा हो रही है कि सियासतदान हमेशा अपने मामलात में उलझे रहते हैं, इस मुल्क की अशराफिया उलझी रहती है, और जो इस मुल्क के जो अवाम हैं और उनके जो इशूज़ हैं वो मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज हो जाते हैं। जिस तरह आज मीर साहब, अगर हम इस मुल्क के हालात को देखें तो आधी आबादी हमारी तकरीबन सतह गुर्बत से नीचे जा चुकी है, 46%। और ये कोई पाकिस्तानी इदारा नहीं कह रहा, ये गैर मुल्की इदारे कह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक कह रहा है। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। आज पाकिस्तान की जो टैक्सेशन का जो निज़ाम है उसका सारा बोझ तनख्वाहदार तबके ने उठाया हुआ है, लेकिन कोई उनके लिए रिलीफ नहीं है, कोई उनकी बात नहीं है। ज़राअत को तबाह कर दिया गया है, 5 आपकी बड़ी फसलें बहरान का शिकार हो गई हैं, लेकिन किसान की आवाज़ कोई नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की आप सूरत हाल देख लें, लाखों लोग बाहर निकल रहे हैं अमन की ख्वाहिश लेकर, जो उनके जायज़ मुतालबात हैं उनके साथ बैठ कर गुफ्तगू करें। बलूचिस्तान में यही सूरत हाल है, लेकिन सियासत कहाँ है? सियासत यही है कि हम आपस में उलझ रहे हैं, लोगों के मसाइल एक तरफ। तो इसीलिए हमने APC भी बुलाई है कि देखें, आज जिस नहज में हमने इस मुल्क को पहुंचा दिया है, इस मुल्क की सियासत को पहुंचा दिया है, इसके अंदर एक बड़े तस्फिये की भी ज़रूरत है। और अब ये सिर्फ हम नहीं महसूस कर रहे, हर पाकिस्तानी नहीं महसूस कर रहा, जो हुकूमती जमातें हैं उनके अंदर बैठे हुए लोग महसूस कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर रज़ा रब्बानी साहब का ख़त आपकी नज़रों से गुजरा होगा, उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2 की बात की।
यही बात ऑपोजिशन भी करती है। अब आप यही बात हर रज़ा पाकिस्तानी रब्बानी भी साहब चाहता को आप हुकूमत का हिस्सा समझते हैं? पीपल्स पार्टी का हिस्सा तो है, मैं तो ये कह रहा हूं। आर यू श्योर कि वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा है? अभी तक तो है शायद लेकिन उनका एक बड़ा एहतराम है कौमी सियासत में आइन साजी के हवाले से। तो आप कहना कहें मैं रज़ा रब्बानी ने तजवीज़ दी है ना, मैं हुकूमत को बीच में क्यों रज़ा ला रहे हैं? रब्बानी साहब की तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि जमातों के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। तो अब हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि इस मुल्क के अंदर जितना बड़ा ठीक है। झगड़ा पड़ा हुआ है इसका कोई तस्फिया हो, कोई मामलात हमारी जिंदगियों के issues के मुतालिक। तस्फिये की आप बार बार बात कर रहे हैं, तो शिजरा मनसब साहिबा, तस्फिया जो है वो तो कानून के तहत होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो तस्फिये के नाम पे जो जिरगे हैं वो बैठ के तो औरतों को कत्ल करने का हुक्म दे रहे हैं। चले कोयटा की बात छोड़ दें, आप थरपारकर की बात छोड़ दें, यहाँ पे रावलपिंडी जो बिल्कुल पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत का बिल्कुल एक जुड़वां शहर है, वहाँ पर भी ये सूरत हाल जो है, आपको नहीं लगता कि एक आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इस इशू पे भी होनी चाहिए कि ये पाकिस्तान में कवानीन मौजूद हैं कि गैरत के नाम पे कत्ल नहीं होना चाहिए, लेकिन औरतों को कत्ल किया जा रहा है? मीर साहब बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये जो पिछले दिनों में बलूचिस्तान में वाक़या हुआ और वो एक वीडियो बहुत ही अंदोनाक वीडियो सामने आई, जिसकी वजह से तमाम लोगों ने उस पर बड़ा रिएक्ट किया और इस चीज़ का पता चल गया। उसके बाद आप जैसे कह रहे हैं पिंडी में ऐसे, लेकिन ये वो वाक़यात हैं जो हमें पता चल रहे हैं। इनके पीछे बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिनका कि हमें पता नहीं चलता। और ये जो सो कॉल्ड ऑनर किलिंग है, ऑनर के नाम पे किलिंग, ये सबसे ज़्यादा डिसऑनरेबल चीज़ है कि ये ऑनर के नाम के ऊपर ये एक पेट्रियार्कल सोसाइटी ने, जिसके अंदर के औरत को एक सिंबल बना दिया गया एक घर के या एक ख़ानदान के ऑनर का, और फिर आयरॉनिकली उसको ये कहा जाता है कि तुम इस घर की पेट्रियार्कल उसको जो है रिप्रेजेंट भी कर रही हो, और उसको सप्रेस और रिप्रेस भी किया जाता है और उसको कत्ल भी किया जाता है ऑनर के नाम के ऊपर। इसके ऊपर ज़रूर हमारे पास कवानीन मौजूद हैं। 2004 में पहली दफ़ा पाकिस्तान पीनल कोड की अमेंडमेंट आई जिसके अंदर के कहा गया कि ऑनर किलिंग जो है वो एक कत्ल है। उसके बाद 2016 में जो उसमें चंद लिकूनाज रह गए थे उसको भी एड्रेस किया गया और ये कहा गया कि जो ख़ानदान के लोग हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर इसके अंदर क्लोज रिलेटिव्स ख़ानदान के लोग इसमें मुलव्वस होते हैं, तो ये कहा गया कि वो माफ़ कर भी दें। जो कि आपको पता है पहले ये होता था, कंदील बलोच का आपको याद होगा एक बड़ा फेमस केस था कि घर वाले उसको माफ़ कर देते थे और फिर उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती थी, तो ये कहा गया कि वो माफ़ कर भी दें, फिर भी स्टेट जो है उसको पनिशमेंट तक लेके जाएगी। इसकी सज़ाएं भी बहुत की गई, लेकिन ये हमारे सोशल फैब्रिक के अंदर इतना सीप कर चुकी है ये चीज़, और इतना ज़्यादा अंदर जा चुकी है कि इसमें बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, प्रोसिक्यूशन, पुलिस और लोगों को ख़ुद भी। तो बहुत ये अफसोसनाक वाक़यात हैं और हम सबको इसके ऊपर हम बहुत कंडेम करते हैं। अभी आपने देखा कि सेनेट ने इसको बड़ी स्ट्रांगली कंडेम किया और अभी इंशाल्लाह पार्लियामेंट का जब इजलास होगा वहाँ पे भी इसको कंडेम किया जाएगा। और ये चीज़ें हैं अवाम के अंदर, ये मुश्किलात, ये मसले जिनको कि हमें ऑल पार्टीज़ में बैठ के कंडेम करना चाहिए और एड्रेस करना चाहिए, ना कि ये कि एक ऐसा शख्स जो कि एक ड्यू प्रोसेस में से गुजर रहा है और अगर उसको सज़ा होनी होगी सज़ा हो जाएगी, छूटना होगा छूट जाएगा, उसकी रिहाई के लिए हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। अच्छा, मैं भी ये बताना चाह रहा हूँ कि अब मामला जो है ना, ये जो पाकिस्तान में गैरत के नाम पे कत्ल गारत हो रही है ये अब फॉरेन मीडिया में भी पहुँच गया और अरब न्यूज़ जो है उसने एक आर्टिकल छापा है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, बहुत से दीगर मुस्लिम ममालिक में भी हो रहा है। और उसने शुरू किया है कि जी कुछ रोज़ कबल बलूचिस्तान में एक जोड़े के कत्ल की परेशान कुन वीडियो सोशल मीडिया पर सैलाब की तरह उमड़ कर आई, और लेकिन दुआ खलील को इराक़ में संसार किया गया, मोना हैदरी को ईरान में उसके शोहर ने सर कलम कर दिया, फातिमा सुल्तानी को ईरान में उसके वालिद ने छुरा घोंप दिया, और इसी तरह इसी साल 2025 में भारत की टेनिस कोच राधित्या यादव को उसके वालिद ने कत्ल कर दिया। और ये गैरत के नाम पे कत्ल की किसी भी मज़हब में इजाज़त नहीं है। और पाकिस्तान में इस अमल के मुख्तलिफ नाम हैं, सिंध में कारोकारी, बलूचिस्तान में सियाकारी और पश्तून इलाकों में तोरा तोरा। तो डोगर साहब, ये जो रावलपिंडी का वाक़या है, आपका ताल्लुक़ भी एक बड़े शहर से, मुल्तान से है। मैंने जो रावलपिंडी के मुंतखब अरकान हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं हनीफ अब्बासी साहब, उनसे सबसे इस पर बात की है, वो सारे इसको कंडेम कर रहे हैं। लेकिन कंडेम करना तो काफ़ी नहीं है, इससे ये साबित नहीं हो रहा कि कानून जो है पाकिस्तान में वो कमज़ोर नहीं है, एक मजाक बन गया है और
रावलपिंडी जैसे शहर में जिरगा हुक्म देता है इस लड़की को कत्ल कर दो और उसको कत्ल कर दिया जाता है। जी मीर साहब, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या भी है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। बलूचिस्तान का वाक़या जिसने पूरी दुनिया में हमारा एक इम्प्रेशन जो दिखाया और उसके बाद हम सब सोशल मीडिया पे जो वायरल हुआ तो काफ़ी अभी ये उस सदमे से निकले नहीं थे, कोई ये पिंडी का वाक़या आ गया। मैं समझता हूँ कि लोगों का अदालती निज़ाम से जो एतमाद है वो उठ गया है। लोगों को ये लग रहा है कि ये अदालतें जो हैं, और अगर आप इस हवाले से देखें गैरत के नाम पे कत्ल तो बड़ी देर से हो रहा है और इस पे कानून साजी जैसा कि शिजरा साहब ने बताया 2004 से हो रही है। नहीं हो रही है और हम खुद उस सब का हिस्सा बने हैं। लेकिन एक तो सोशल मीडिया, एक माशरे के, मैंने आपसे सवाल बेराहरवी इसलिए किया कि आप स्टैंडिंग कमेटी ऑन रिलीजियस अफेयर्स के चेयरमैन हैं। जी बिल्कुल। माशरे में जो बेराहरवी और उसके अलावा जो खुद लोग अपने हाथ में, इस्लाम के अंदर भी अगर देखा जाए तो इस्लामी निज़ाम के अंदर भी इसकी सज़ाएं हैं, लेकिन उसका एक तरीका है, उसका एक ड्यू प्रोसेस है। और अगर हम अपने कानून में देखा जाए, जो पाकिस्तान में कानून हमारे राइज है, उसका भी एक तरीकाकार है। और वक्त के साथ साथ जैसे वाक़यात हुए, असम्बली ने उसके साथ उसकी इस्लाहात की और बेहतर से बेहतर लेजिस्लेशन की। लेकिन इस तरह से कि आप अपने हाथ में सब कुछ ले लेंगे और पता नहीं वो गुनाहगार है बेगुनाह ना, आप और मैं कौन होते हैं फैसला करने के हम पिस्टल उठाएं और उसको डस कर दें। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर हम सबको बैठ के एक तो माशरती बुराइयों का ख़ात्मा करना चाहिए, उसमें सोशल मीडिया का, इस इलेक्ट्रिक जो हमारा स्मार्टफोन है, ये डिवाइसेस जो हमारे हाथ में आ गई है, ये असल ज़हर कातिल है। इसने भी माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा इंतशार भी फैलाया हुआ है, बुराई भी फैलाई हुई है। ये सब हम इसके कसूरवार हैं, हमें सबको बैठकर इसको बेहतर बनाना होगा। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, आप भी सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स उसके चेयरमैन रहे हैं, आपने भी इस किस्म के इश्यूज़ को टैकल किया है। तो ये जो लड़की है जिसका नाम सिदरा है, उम्र सिर्फ 19 साल थी। 17 जनवरी 2025 को इसकी शादी हुई थी और फिर 11 जुलाई को ये रावलपिंडी से लापता हो गई और फिर 12 जुलाई को पता चला जी कि इसका एक निकाह जो है मुजफ्फराबाद में उस्मान नामी शख्स से हुआ और मकतूला ने बयान दिया कि साबका शौहर उसको ज़ुबानी तलाक दे चुका है। और 16 जुलाई को मुसल्लह अफराद मकतूला के घर में दाखिल हुए और उसको ज़बरदस्ती मुजफ्फराबाद से रावलपिंडी लाए और यहाँ पर 17 जुलाई को उसको जिरगे के हुक्म पर कत्ल करके उसकी लाश दफन करके कब्र के निशान भी मिटा दिए गए। अब मकतूला के पहले शौहर ज़ियाउर रहमान ने FIR दर्ज कराई है कि उसकी बीवी ने भागकर उस्मान नामी शख्स से गैर शरई निकाह कर लिया। अब इसको टर्न किया जा रहा है, इसको ट्विस्ट किया जा रहा है। मुस्तफ़ा साहब, हर गैरत के नाम पे जो कत्ल होता है उसको ट्विस्ट किया जाता है, जिस तरह के कोयटा वाले वाक़े को भी ट्विस्ट किया गया है। ये जो मामला है, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये कानून पर अदम एतमाद है, जैसे कि डोगर साहब कह रहे हैं कि अदालतों पे लोगों का एतमाद नहीं है? मीर साहब, इसमें सबसे पहले ज़रा मेरा ख्याल है एक डेटा सामने रख लेते हैं, नाजरीन के लिए भी ज़रूरी है, हमारे लिए भी बहस के दौरान ज़रूरी है कि हमें एक्सटेंट पता चले कि इस प्रॉब्लम की एक्सटेंट क्या है। HRCP एक रिलायबल इदारा है और उनकी पिछले साल की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल तकरीबन 568 ऑनर के नाम पर, गैरत के नाम पर पाकिस्तान में कत्ल किए गए। अच्छा, इसमें 185 मर्द हैं और 346 औरतें हैं। जी हाँ, औरतें ज्यादा हैं। अच्छा, अब इसमें फर्दर आप देखें कि पंजाब के अंदर 178 हुए, KPK में 149 हुए, सिंध में 156 हुए, बलूचिस्तान में 67 और गिलगित बल्तिस्तान में 18। तो ये आपके मुल्क में गिलगित बल्तिस्तान से लेकर गवादर तक और तमाम आपके तूलो अर्ज में ये बात फैली हुई है। मैं थोड़ा सा बड़े एहतराम के साथ अपने भाई डोगर साहब से एक छोटा सा इख्तलाफ करूंगा कि ये इसकी वजह से नहीं है, ये कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। ये कल्चरल प्रैक्टिसेस सैकड़ों सालों से हमारे माशरों के अंदर राइज हैं। जी हाँ, और ये जो अभी आपने हमारी बेटी का जिक्र किया कि उसके पहले खामन ने ये कह दिया, हमें अपने माशरे की हकीकतों का पता है कि यहाँ पर औरत को सबसे पहले अगर वो खुला लेना चाहती है, वो नहीं किसी के साथ रहना चाहती, जो उसका इख्तियार है, जो उसको दीन ने भी दे रखा है, तो वो उसको माशरा एक्सरसाइज नहीं करने देता, उसका खावंद उसको तलाक नहीं देता, और फिर उसको स्पाइट करने के लिए, उसको तकलीफ देने के लिए
उसको तंग करने के लिए वो उस मामले को उलझाता चला जाता है। हमारे यहां ये कल्चरल प्रैक्टिस है, हमें इस कल्चरल प्रैक्टिस का तदारुक करना होगा। बड़ी शिजरा बहन ने बड़ा इसका आपको बैकग्राउंड लीगल बताया कि क्या लॉज के अंदर लकूनास थे कि 302 आपका कंपाउंडेबल ऑफेंस है। किसी बच्ची का ऑनर के नाम पर कत्ल हुआ, वालिद कंप्लेनेंट बन गया, मारने वाला बेटा है, बाद में बैठ के घर के अंदर ही सुलह हो गई और मामला अपने अंजाम को पहुंचा ही नहीं। तो ये लातादाद इस तरह के वाकयात जब हुए तो उसके बाद कानून के अंदर तो तब्दीली हमने कर दी। आज भी कानून में ये तब्दीली मौजूद है कि ये ऑनर के नाम पर जो कत्ल है, जो किलिंग है, ये कंपाउंडेबल नहीं है, इसके अंदर तस्फिया नहीं हो सकता। सेक्शन 311 और सेक्शन 365 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये अप्लाई होते हैं उसमें। स्टेट ये भी 2016 के कानून के तहत ये इसमें फैसला किया गया, क्योंकि मदई मिल जाता है, राजीनामा कर लेता है, केस को परसू नहीं करता, तो स्टेट इसके अंदर, रियासत इसके अंदर मुद्दई बने, वो भी हो गया। लेकिन उसके बावजूद ये देखें 600 के करीब, और ये तो वो है जो हमें पता चले। कितने ऐसे ये सोशल मीडिया के ऊपर कितने ईद की वीडियो थी जो अब आकर हमें पता चली। तो इस पर भी एक एपीसी नहीं होनी चाहिए? तो नहीं, देखें ये जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है ना, इन कल्चरल प्रैक्टिसेस को रद्द करने के लिए, इनका सद्भाव करने के लिए माशरे में मुकम्मल कंसेंसस चाहिए। आज तक हमारा मुल्क, हमारे उलमा कराम मिसाल के तौर पर यह बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि 18 साल से जो कम उम्र की बच्ची है उसकी शादी की इजाजत है। अच्छा, नहीं, इस पर मैं आपसे मुद्दबाना इख्तलाफ करूंगा। मैं ऐसे बहुत से उलमा को जानता हूं कि जो इस पे मानते हैं। वो जो उलमा जो अपने थोड़ा बहुत जहन का इस्तेमाल करते हैं, जिनको दुनिया का पता है, वो तो इस बात को मानते हैं। लेकिन आपकी इस्लामी नजरियाती काउंसिल क्या कहती है, उसकी क्या पोजीशन? अच्छा चले, देखे ना, मीर साहब एक मुझे जुमला कहने दे कि सऊदी अरब के अंदर अगर ये तब्दील हो सकता है, तुर्की के अंदर हो सकता है, ईरान के अंदर हो सकता है, पाकिस्तान में नहीं हो सकता। अच्छा, और दूसरी बात, थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है, थोड़ी सी हमें एहतियात करें। लेकिन आपने इस्लामी नजरियाती काउंसिल का जिक्र किया है जी, तो मैं लंबी बात आ रहा, लेकिन इसके जो चेयरमैन है अल्लामा राग़ब हुसैन नईमी साहब, चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल, उनसे पूछ लेते हैं कि वो इस पर क्या उनका मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम राग़ब नईमी साहब, ज़रा मुझे ज़रा मुख्तसर सा ये बता दें कि ये जो इस्लाम में जो गैरत के नाम पे कत्ल होता है, अगर कोई लड़की या लड़का अपनी पसंद से शादी कर लेते हैं तो अक्सर औक़ात उन पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा के उनको कत्ल कर दिया जाता है, तो इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मीर साहब, बड़े वाज़ेह अंदाज़ में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि गैरत का कत्ल मावराए अदालत कत्ल की तरह का एक कत्ल है, और इस्लाम में कहीं पर भी गैरत के कत्ल की कोई इजाज़त नहीं है। अल्लाह वादहु ला शरीक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई शरीयत में इस बात की इजाज़त रखी गई है कि अगर कोई लड़का और लड़की निकाह करना चाहता है तो उन्हें उन निकाह के वक़्त उनसे लाजमी तौर पे पूछा जाए, और वालिदैन को भी चाहिए कि वो निकाह के मौका पर अपने बेटियों और बेटों से उनकी इजाज़त ले लें। और अगर कहीं पर कोई वालिदैन राज़ी नहीं होते हैं तो शरीयत इस बात की भी इजाज़त देती है कि लड़का और लड़की निकाह कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राग़ब नईमी साहब, थोड़ी सी तो आपको इत्मीनान हुई। ऐसे भी उलमा है, एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। अब ज़रा अपना दिल जो है उसको ज़रा मजबूत कर लें। एक ऐसा इशू जो है वो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो है तो सच्चाई, लेकिन मुझे यकीन है कि आप नहीं चाहते कि मैं उसको डिस्कस करूँ। और वो इशू ये है कि कानून पाकिस्तान में जो है वो इतना कमज़ोर हो चुका है कि इस्लामाबाद जो फेडरल कैपिटल है, वफाकी दारुल हुकूमत, यहाँ पर जनाब जो हमारे जो डीसी साहब हैं, जो फूड कंट्रोल अथॉरिटी के सरबराह भी हैं, उन्होंने छापा मारा और कई मन गधे का गोश्त उन्होंने बरामद कर लिया। अब ज़ाहिर बात है आप परेशान हो गए होंगे, इसलिए कि लाहौर में भी गधे का गोश्त जो है वो पकड़ा गया और भी शहरों में पकड़ा गया है। तो इस्लामाबाद में अगर ये हाल है तो बाकी पाकिस्तान का क्या होगा? पहले सिर्फ एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं राशिदा शुएब की। इंतहाई नफासत से पैक किया गया ये गोश्त गधे का है, जिसे देखकर घिन आती है। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी ने तरनोल के एक निजी फार्म हाउस में छापा मारकर 25 मन गधे का गोश्त और 45 जिंदा गधे बरामद किए। पुलिस के मुताबिक गधे का गोश्त काटने वाला बज़ाहिर चीनी बाशिंदा गिरफ्तार कर लिया गया।
जिसने फार्म हाउस से गोश्त की तरसील के लिए कंटेनर और चिलर्स का बंदोबस्त कर रखा था। FIR के मुताबिक गोश्त की तरसील या स्लॉटर हाउस का कोई इजाज़तनामा बरामद नहीं हुआ। चीनी बाशिंदा पाकिस्तान विजिट वीज़ा पर आया था। कुछ फॉरेन नॉन पाकिस्तानी नेशनल्स भी हैं जो इसको यूज़ करते हैं, कुछ एक ये रिपोर्ट भी है, कुछ ये है कि कोई एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए ये किया जा रहा था, कुछ ये है कि कोई ये इस्लामाबाद से बाहर सप्लाई होता है। बट दीज आर द मिक्स रिपोर्ट्स। एज ऑफ नाउ हमें कोई कंक्लूसिव एविडेंस या चीज़ नहीं मिली। वी आर ऑन इट। हमारी जो पुलिस है वो उस पर काम कर रही है। इस्लामाबाद के ताजरों ने मुतालबा किया है कि गैर मुल्कियों को पाकिस्तान में स्लॉटर हाउस खोलने की इजाज़त ना दी जाए। बदनामी तो हमारे ताजरों की हो रही है, तो कारोबार तो चाइनीज़ कर रहे हैं। सरकारी स्लॉटर हाउस होना चाहिए जहां पर एक छत के नीचे तमाम लोग आकर जानवर ज़िबा करें, उसकी प्रॉपर चेकिंग हो। ज़िले इंतज़ामिया का दावा है कि फूड अथॉरिटी इस्लामाबाद के तमाम होटलों, रेस्टोरेंट्स और गोश्त मार्केट्स में मयारी गोश्त की फराहमी के लिए सरप्राइज विजिट करती है। ताहम कुछ साल कबल लाहौर में गधे के गोश्त की बरामदगी के बाद अब इस्लामाबाद के शहरियों की तशवीश बढ़ गई है और वो इस मामले की शफाफ तहकीकात और मुल्ज़मान की सज़ा के तलबगार हैं। कैमरामैन अरशद खान के साथ राशिदा शोएब, कैपिटल टॉक, इस्लामाबाद। शिजरा मनसब साहिबा, ये जो इकनॉमिक सर्वे आया ना अभी, तो उसमें बहुत से लोग जो है उन्होंने नोटिस किया कि पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हो गया, तो लोगों ने उसको तरह तरह के मानी पहनाए। अब पता चला है कि गधों की तादाद में इजाफा क्यों हो रहा है। ये जो है मैं मुस्कुरा के बात कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से मैं भी खौफज़दा हूँ, क्योंकि हम भी इस्लामाबाद में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी, डोगर साहब भी जाते हैं इधर उधर रेस्टोरेंट्स में, खाते पीते हैं हम वहाँ पे, पता नहीं हम क्या खाते पीते हैं। ये आपको नहीं लग रहा कि ये अगर कैपिटल में ये हो रहा है तो फिर आपके इलाके में भी ये हो सकता है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही तशवीशनाक है चीज़ जो कि हमारे सामने आई है। और जैसा आप कह रहे हैं कि कैपिटल में अगर ये हो सकता है तो बाकी जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं या ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे कि कम इस किस्म की छापे पड़ते शायद होंगे या इतना नहीं देखा जाता होगा, बाकी जितने भी प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के, तो उसमें क्या हो रहा है, ज़ाहिर है ये बहुत परेशानी की बात है। इस पे बहुत सख्ती से एक इस पे रिएक्शन होना चाहिए, इसको पूरे तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो भी कल्प्रिट्स हैं, जो भी इस चीज़ के पीछे, उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए ताकि एक मिसाल बने दुनिया के लिए और बाकी लोगों के लिए कि इस किस्म की चीज़ बिल्कुल अलाउड नहीं है। अच्छा डोगर साहब, ये मामला ऐसा नहीं है जिसपे कम से कम इस मामले पे तो हुकूमत और अपोजिशन को इकट्ठे हो जाना चाहिए कि विजिट वीज़े पे कोई आदमी आता है पाकिस्तान और वो आके गधे जो है वो उनका गोश्त काटना शुरू कर देता है। अब लग ये रहा है स्टोरी में इसको भी ट्विस्ट दिया जा रहा है कि जी ये तो एक्सपोर्ट करने के लिए था। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जो लाहौर में जो गोश्त पकड़ा गया था गधे का, वो एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं था। जी मीर साहब, लाहौर का वाक़या फिर और बहुत सारे शहरों में वक्तन फ़वक्तन ये ख़बर आती है कि जी गधे का गोश्त काट कर खिलाया जा रहा है। लेकिन इसमें जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, स्पेशली अगर इस्लामाबाद की मैं बात करूं, ये चाइनीज़ की बड़ी टेस्टी डिश है, इसका जो गधे का गोश्त है। और ये चाइनीज़ ज़्यादा इस ख़रीदते हैं मंडियों से, मुख्तलिफ इनके एजेंट्स हैं पंजाब में दूर दराज देहातों से। और सिर्फ ये नहीं कि गोश्त ये इस्तेमाल करते हैं बल्कि इसकी स्किन और बाकी सारी चीज़ें भी। लेकिन ये सारा काम जायज़ तरीके से होना चाहिए ना। यस, असल बात ये है कि अगर ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसकी प्रॉपर लाइसेंसिंग कर ले और इसके जो स्लॉटर हाउस है उसको बाकायदा, अब ये तरनौल में फार्म हाउस पे वो स्लॉटर हाउस खोला हुआ है, खरीदते हैं मंडियों से, खरीद के फिर गैर कानूनी उनकी स्लॉटिंग करते हैं और फिर ये गोश्त सारे का सारा ये ले जाते हैं। सिर्फ गोश्त नहीं, इसकी बाकी स्किन और बाकी सारी चीज़ें भी ले जाते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको बताऊं एक बात थोड़ी सी लाइटर मूड में, गधा भी कोई इतना सस्ता नहीं है कि गधा काट कर खिलाया जाए होटलों में। गधे कोई लागर या मुर्दार गधा तो चलो हो सकता है कि वो कौम को खिलाया जा रहा है, जैसे मुर्गियाँ, जो ये मुर्दा मुर्गियाँ हैं जो पोल्ट्री फार्म में से मुर्दा हो जाती हैं, आपको पता है कंट्रोल शेड में वो कहाँ जाती हैं, वो हम सब लोग खाते हैं, पिज़्ज़ा शॉप्स में वो जाती हैं, शामी कबाब्स में वहाँ जाती हैं, जितने शवारमाज़ हैं उनमें जाती हैं। वो जो इतनी मुर्गियाँ जो मरती हैं मुख्तलिफ पाकिस्तान में सैकड़ों कंट्रोल शेड है, वो कोई गिराते तो नहीं है, वो मुर्गियाँ भी हम ही खा रहे होते हैं। तो ये तो बेहस कौम है, बेईमान कौम है। आप क्यों मुस्कुरा जा रहे हैं? आप क्यों और वो हमें खिलाई जा रहे हैं? इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि पता नहीं कितना खोते हम खा चुके और होंगे, कितने मुर्दा मुर्गियाँ हम खा चुके हैं। मीर साहब बात ये इसके अंदर एक ऑब्वियसली वो एक एलिमेंट है मज़ाक का भी, लेकिन जो हम पिछले प्रोग्राम के हिस्से में गुफ्तगू कर रहे थे ना, हमारा पूरा जो माशरा है वो भी ज़वाल पज़ीर है।
हमारी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उसके अंदर झूठ बोलना, उसके अंदर बेईमानी करना अब जायज़ तरीका समझा जाता है कारोबार करने का। आप इस मुल्क के अंदर अगर दूध लेना चाहते हैं तो वो आपको प्योर और खालिस दूध आपको नहीं मिलता। ऐसी ऐसी बातें सुनने में आती हैं कि वो कोई जो टैंकी होती है जिसके अंदर दूध इकट्ठा होता है उसके अंदर यूरिया मिलाते हैं, फिर खवातीन का जो मेकअप का जो पाउडर है वो उसके अंदर ऐड करते हैं, उसकी मैंने खुद देखा भी है। और उसको पाउडर मिल्क मिलाते तो हमारी आप मसाले लेने चले जाएं आपको 2 नंबर मिलेंगे। आप तो ये हमें ये गौर करना चाहिए कि हमारे माशरे के अंदर आखिर ये कोई मार्केट थी ना जहां पर ये बिक रहा है, कोई खरीदने वाले भी थे और वो खरीदने वाले भी आगे किसी को खिला रहे थे। और तो हमारी जो पूरा का पूरा माशरा है ये जवाल पजीर है, इसके अंदर सच्चाई की कोई वैल्यू नहीं रह गई, इसके अंदर बेईमानी अरूज पर है। जो बेईमानी करेगा वो उतनी तरक्की पाएगा। तो ये अनफॉर्चुनेटली और समझ में नहीं आता कि ये अब अगर दुनिया के अंदर हम हिस्टोरिकल एग्जांपल्स देखें तो पूरा का पूरा कल्चर आप कैसे चेंज कर सकते हैं मीर साहब? एक बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन कम से कम पार्लियामेंट तो कुछ ना कुछ कर सकती है ना। इस पे गुफ्तगू करते हैं एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदेद। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मुहाजराई है उस पर तो हम रोज़ाना बात करते हैं, आइंदा भी करते रहेंगे। लेकिन कुछ ये जो अवामी इश्यूज़ हमारे सामने आए हैं, एक तो गैरत के नाम पे कत्ल है और दूसरा ये जो मुझे कहते हुए भी काफ़ी मुश्किल का सामना है, गधे का गोश्त जो है ये पकड़ा जा रहा है जगह जगह से। तो ये इश्यूज़ जो है शजरा मनसब साहिबा, इन इश्यूज़ पे हम तवक्को करें कि पार्लियामेंट में बहस होगी और हुकूमत और अपोजिशन आपस में लड़ने की बजाय इस पर कोई मुश्तरका हिकमत अमली भी इख्तियार कर सकते हैं? बिल्कुल मीर साहब, जैसे कहा गया कि ये हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पे बना हुआ मुल्क है और ये सारी जो अभी मुस्तफ़ा भाई कह रहे थे झूठ या धोखे या ये सारी चीज़ें, ये वो इक़दार हैं जो इस्लाम ने हमें सिखाई हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वाकई एज एक कौम के तौर पे बहुत सारी चीज़ें इस वक्त हमारे अंदर नहीं हैं और पार्लियामेंट को इसमें बहुत अहम किरदार अदा करना चाहिए, हुकूमत और अपोजिशन को मिल के, कि ये चीज़ें वो हैं जो कि हमारे लिए, हमारे अवाम के लिए, हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए ज़रूरी हैं। क्योंकि पाकिस्तान को जहां हम कोशिश कर रहे हैं कि उसकी मईशत को बेहतर करें, हम आलमी तौर पे बेहतर डिप्लोमेसी करने की कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो भी रही है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें इन इक़दार को भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है। और इसमें सबसे अहम एजुकेशन का सिस्टम है जिसके अंदर हमें कुछ रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों के ऊपर ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि अपोजिशन और हुकूमत मिल के बैठ के कर सकती है और करना चाहिए। जी डोगर साहब, कुछ तवक्को करें हम? देखें जी, ये तो तब होगी ना कि जब आप अपोजिशन का वजूद कहीं तस्लीम करेंगे, जब अवाम का मैंडेट आप चोरी करेंगे, जाली असम्बली के ज़रिए आप आकर बैठेंगे, खसूसी नशिस्तें हमारी छीन लेंगे। आज भी हमारे MNA गुजरांवाला से अहमद चट्टा साहब को डिस्क्वालीफाई किया, 4 दिन पहले उनको सज़ा सुनाई जिस मुकदमे में उनका जिक्र ही नहीं है, नाम भी नहीं है। अहमद खान बच्चर अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली को नाअहल करार दिया। उनके वकला ने जज साहब को कहा कि जी इनके ऊपर हम बहस करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी ना इनके खिलाफ कोई शहादत है ना कोई गवाह, इनका तो कोई जिक्र नहीं है। फ़कत फैसले में क्या लिखा गया, क्योंकि उन्होंने PTI के अंदर वो मौजूद थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके PTI छोड़ी नहीं थी। ये फैसला है, इससे बड़ा कोई जुल्म है? तो ऐसे में आप क्या तवक्को करेंगे? अदालतें आपने बंद कर दी। नहीं, अदालतें बंद नहीं हुई, असम्बली को आपने, अदालतें खुली हैं, इसीलिए तो सजाएं हो रही हैं आपको। आपने इंसाफ के लिए नहीं, सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं। जिस अदालत ने आपके सेनेटर एजाज चौधरी साहब को, यास्मीन राशिद साहिबा को, सबको सजाएं सुनाई, वो रात के 10:30 बजे खुली हुई थी। एक पार्टी के लिए खुली हुई थी, वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए और तहरीक इंसाफ के। चले, समझ आ गई मुझे, समझ आ गई। और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जो इस तरह की गैर कानूनी प्रैक्टिस को पकड़ेंगे, वो तो आपने तमाम इदारों को सियासी हथियार बना दिया तहरीक इंसाफ के खिलाफ। तो कौन पकड़ेगा इन चोर बाजारी को? इस पकड़ा तो है ना, गधे का गोश्त पकड़ा तो है ना, पकड़ा गया। और उसके अलावा पता नहीं माशरे में क्या कुछ हो रहा है। अच्छा मुस्तफा साहब, ये जो आपकी गैर कानूनी काम, आपकी जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मिलावट हो रही है, चोरी हो रही है, यकीनन उसमें आप पॉलिटिकल इश्यूज भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसा कि आपने खुद ही पहले कहा कि हमारा कल्चर जो है उसमें ये झूठ मुनाफिकत जो है ये सरायत कर गई है कि अब इसको हम बुराई नहीं समझते।
लेकिन क्या हम तवक्को करें कि ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें आप सब बातें करेंगे, आइन की भी करेंगे, जमहूरियत की भी करेंगे, लेकिन ये जो गैरत के नाम पे कत्ल है ये भी तो आइन और कानून का कत्ल है ना, तो इस पर एक मुजम्मती करारदाद नहीं मंजूर कर सकते आप? बिल्कुल कर सकते हैं जी, आपकी बहुत अच्छी तजवीज़ है। इस सारे मामले को अगर हम होलिस्टिकली देखें मीर साहब, तो तालीम के हवाले से हम दुनिया में बहुत पीछे हैं, खुसूसन पाकिस्तानी ख़वातीन बहुत पीछे हैं। फिर उसके बाद वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन, इस रीजन में क्या दुनिया में हम सबसे बॉटम ममालिक में। तो हमें अपने ये एटीट्यूड इस मुल्क की 50% से ज़्यादा की जो आबादी है उसके लिए बदलाने पड़ेंगे। हमारे सामने एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि जिन दुनिया के ममालिक ने तरक्की की है वो ख़वातीन को वर्क फोर्स का हिस्सा बनाए बगैर नहीं कर सके। तो हमें जितने ये नेगेटिव ट्रेंड्स हैं, फरसूदा ख्यालात हैं, बोसीदगी है माशरे में, इसको ख़त्म करने के लिए अपनी बात तो करनी होगी। और उस कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल ये आपकी बहुत अच्छी तजवीज़ है और इसको हमें कंडेम करना भी चाहिए बतौर सिटीज़न, बतौर इस मुल्क के शहरी। हर कोई कर तो रहा है, लेकिन इसको अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से भी होना चाहिए। ये ज़रूर मैं तजवीज़ रखूँगा जी। बहुत शुक्रिया अगर आप इस तजवीज़ को भी वहाँ पर रखते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। शजरा मनसब साहिबा, मलिक आमिर डोगर साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब। और मैं चलते घर में, क्योंकि हमने गैरत के नाम पे कत्ल जो है उसका जिक्र किया और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने वादा किया है कि जो 31 जुलाई को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें भी वो इसकी मजम्मत करवाएंगे। मैं चलते चलते सिर्फ एक कुरान पाक की सूरह अल-माइदा की आयत 32 है 32, उसका तर्जुमा जो है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। यानी जो शख्स किसी को कत्ल करे बग़ैर उसके कि उसने किसी को कत्ल किया हो या ज़मीन में फसाद बर्पा किया हो, तो गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर डाला। यानी कि एक इंसान का जो कत्ल है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। और जब आप ये कत्ल जो है वो किसी जुर्गे के हुक्म पे करते हैं, भला उसकी जो भी बैकग्राउंड है, आप कानून और आइन को पामाल करते हैं, तो फिर आप न सिर्फ कुरान के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं बल्कि आप जो अपने मुल्क का कानून है उसकी भी खिलाफ वर्जी करते हैं। तो ये गैरत के नाम पे जो कत्ल है इसकी हम सबको बहुत भरपूर अंदाज में इसकी मजम्मत करनी चाहिए और इसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।